नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई टीओ कोपा के अंतर्गत जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16। इसका मतलब है इसके पहले तक हमारे जो है 15 पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे कवर किए जा चुके हैं। उनको जाकर आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में। और साथ ही जो डिटेल क्लास है, डिटेल क्लास मतलब हर एक टॉपिक की मैं डिटेल क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, इसके अलावा आप देखोगे आगे की जितनी भी जो यूनिट है उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो डिटेल क्लास देखना नहीं भूलना है और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप देख लेना है। कोई भी प्रकार की चीज़ें रहती है जो भी, तो वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है PDF वगैरह। ठीक है। और वीडियो आप जो है अगर पहली बार आए वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, वैसे चले जाते हैं, मतलब देखकर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इतनी मेहनत लगती है। और उसके बाद आप जो है इसमें कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चलते रहे कि आपको कैसा लग रहा वीडियो या क्या दिक्कत आ रही है, कोई भी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। सबसे पहला क्वेश्चन मिल जाता है, नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क से, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें लोकल नेटवर्क, लोकल मतलब हो जाता है इंट्रानेट या फिर जो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है, उससे बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता। मतलब जो लोकल नेटवर्क है उसे बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसकी अनुमति ना दी जाए। किसकी अनुमति भाई? यहाँ पे देखिए आपको फायरवॉल दिया, राउटर दिया, गेटवे दिया, प्रॉक्सी। तो फायरवॉल ही एक ऐसा चीज़ है या हम बोल सकते हैं हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है हमारे नेटवर्क पर। लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, इंट्रानेट हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो फायरवॉल है एक प्रकार की सिक्योरिटी सिस्टम या सुरक्षा प्रणाली है जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक होता है, जो भी सिग्नल्स जाते हैं, जो भी आते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। और यही निर्धारित करती है कि कौन सा डाटा पैकेट नेटवर्क में प्रवेश कर सकता है, कौन सा बाहर जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से अगर देखें तो यह बाहरी एक्सेस को रोकता है जब तक इसकी अनुमति ना दी जाए। बात करते हैं राउटर की, तो राउटर एक प्रकार से डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में सही रास्ते में डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में काम करता है। गेटवे की बात करें, दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे फैसिलिटी होती है। प्रॉक्सी की बात करें तो प्रॉक्सी सर्वर, क्लाइंट और इंटरनेट के बीच में इंटरमीडिएटरी होता है और यह केसिंग और एनोमिटी दे सकता है एक प्रकार से, परंतु ये सिक्योरिटी जो फायरवॉल देता है वो नहीं देता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से इंटरमीडिएटरी के लिए कौन काम करेगा? प्रॉक्सी, गेटवे आप देखोगे इंटरकनेक्शन नेटवर्क में, राउटर आपका नेटवर्क में जो ट्रैफिक होता है उसको, उसमें जो पैकेट है उसको फॉरवर्ड करने का काम कर लेता है, और सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल फायरवॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर फीचर का क्या उपयोग है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सेल्स को एक में मिलाकर कंटेंट को सेंटर करना, उसके बाद एक सेल को कई सेल में विभाजित करना, ये नहीं होगा। बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करना, नहीं, नई पंक्ति नहीं। तो ये पहला ही राइट आंसर है। तो हम देख लेते हैं, सीधे सीधे चल लेते हैं। जैसे आप प्रैक्टिकल में समझोगे तो आपको ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रहेगी और आप रिवीजन करना नहीं भूलना। मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए ये जो सेल है, यहाँ हमने SSW एजुकेशन लिखे, तो ये आप देख सकते हैं अभी देखिए एक ही सेल में लिखा है, देख रहे हैं आप, एक सेल में लिखा है। और अगर हम किसी और में लिख देते हैं तो गायब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं 3 सेल मिलाकर एक ही हो जाए, तो ये मर्ज सेंटर में जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज और सेंटर हो जाएगा। और अल्टर के साथ इसकी शॉर्टकट पूछा जाए तो अल्टर दबाओगे, अल्टर दबा के आप H दबाओगे, H दबाने के बाद आप मर्ज सेंटर में जाओगे तो M दबाओगे। ठीक है। और M दबाओगे, देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, मर्ज एंड सेंटर बोले तो C। तो C दबाओगे तो इस प्रकार से आपकी स्टेप्स देखने को मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका मर्ज एंड सेंटर, बोले तो A राइट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे हम देखने को मिलेगा यह फीचर कई सेल, मतलब एक सिंगल सेल में मर्ज करता है कई सेल को, साथ ही उस सेल के कंटेंट को क्या कर देता है, सेंटर में कर देता है। जैसे A1, B1, C1 अभी हमने मर्ज करके क्या बनाया है, सीधे एक ही सेल बना दिए और टेक्स्ट को सेंटर में कर दिए। स्प्लिट की बात करें तो सेल स्प्लिट करने का ऑप्शन यहाँ पे एक्सेल में तो नहीं रहता, परंतु जो आपका MS वर्ड है, MS वर्ड के टेबल में स्प्लिट सेल का ऑप्शन रहता है, साथ ही स्प्लिट टेबल का ऑप्शन भी वहाँ पे रहता है टेबल के लेआउट के अंतर्गत, जो कि टेबल को बनाने के बाद आता है। बोल्ड फॉर्मेटिंग होती है परंतु ये इससे रिलेटेड नहीं है, कंट्रोल V इसकी शॉर्टकट है। इंसर्ट रो, नया रो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है भाई, नया रो इंसर्ट करने के लिए आपको किसी भी रो पर राइट क्लिक करना होता है और यहाँ देखिए इंसर्ट आ रहा है,
ठीक है, या फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते हैं तो नया रो इंसर्ट हो जाता है, और कंट्रोल के साथ प्लस दबाते हैं तो नया कॉलम आ जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ प्लस दबाए नया कॉलम आ जाता है, माइनस दबाए तो क्या हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे चलें, आस्की का जो तात्पर्य है वो क्या है। तो आस्की क्या है, आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जो हम कीबोर्ड में डाटा टाइप करते हैं, जो भी हम कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं तो उन की के द्वारा एक कोड जनरेट होता है। तो डायरेक्ट मशीन कोड में नहीं जाता, 01 में एक कोड में जाता है। जैसे हमने ए प्रेस करे तो ए के बाद क्या जाएगा 65, और 65 को फिर बदला जाता है किसमें, 01 में। तब कहीं जाकर हमारी मशीन बोले तो कंप्यूटर समझ पाता है। तो यहाँ पे 65 को जो आस्की कोड में बदला, मतलब यहाँ पे आस्की कोड में बदला जाएगा। जो ए है, ए को आस्की कोड में और फिर इसके बाद 01 में। तो यहाँ पे जो आस्की कोड है दो वेरिएंट में मिल जाते हैं, एक तो 0 से लेकर 127 तक मिल जाते हैं, और 128 से कहाँ मिल जाते हैं, 256 तक मिल जाते हैं। तो दो वेरिएंट में यहाँ देखने को मिल जाते हैं। पहला इसका राइट आंसर है आस्की कोड, यानी कि एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है। इंग्लिश लेटर्स है, डिजिट्स है, पंक्चुएशन है, कंट्रोल कैरेक्टर है, न्यूमेरिक कोड है, इन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो 128 तक मतलब 0 से 127 तक यहाँ पे लिए जाते हैं। जैसे ए का मान 65 है और स्मॉल ए का मान जो है आपका 97 है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आस्की कोड के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल 2007 हो सकता है, 2010 हो सकता है, 2013 हो सकता है, या फिर आगे के कोई भी वर्जन। तो यहाँ पे जूम परसेंटेज की बात की जा रही है। तो मैंने जैसे बताया था आपको, एम एस एक्सेल जो है और पावर पॉइंट, इनमें आप राइट साइड में देखोगे तो मैक्सिमम जूम इसकी कैपेसिटी है 400, और मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है 10% तक। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए एम एस एक्सेल में जो है कौन सा जूम परसेंटेज नहीं है। तो ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे हालांकि गलत है। यहाँ होना चाहिए था जो 400 है उसको 500 होना चाहिए था। तो ये आप सुधार लेना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका जूम परसेंटेज कितना बोल रहा है, कौन सा नहीं है बोल रहा है। तो भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो 500 है वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो 400 है मैक्सिमम आपको ध्यान रखना है। तो इसके बदले में आप क्या कर लेना, 500 कर लेना, और यही आपका राइट आंसर है डी वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे 500 होना चाहिए क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक, यहाँ देखिए आपको जो जूम परसेंटेज है एक्सेल के अंतर्गत जो है आपको 25 से लेकर 400 तक मिल जाता है। कस्टम भी आप कर सकते हैं, 400 भी यहाँ पे है। इसके अलावा आप देखिए जो 500 है, 500 यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आप ध्यान से देख लेना। मैकफी क्या है, मैकफी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि एंटीवायरस की श्रेणी में आ जाता है। तो एंटीवायरस बोले तो आपको मिल जाता है मेंटेनेंस या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रदान करती है। जैसे इसका उपयोग कंप्यूटर में वायरस है, मालवेयर है, स्पाईवेयर है, रैंसमवेयर है, और जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं उनसे बचाने के लिए ये मैकफी यहाँ पे काम करता है। मैकफी आज की डेट में आप देखना, जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ में आपको 13 मंथ का यहाँ पे मैकफी फ्री देते हैं। अब फ्री देने का मतलब ये नहीं कि फ्री में ही मिलेगा, आपको लैपटॉप के चार्ज के साथ में उसका चार्ज जुड़ जाता है। कुछ अदर ऑप्शन देखें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस, डेटा को ऑर्गेनाइज तरीके से रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं उसको लिखने में मदद करती है, यानी कि कंप्यूटर से कैसे बातचीत करें वो ये कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। आगे चलें तो आपको यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, जैसे जो मैकफी है, मतलब यहाँ पे अगर देखें तो नॉर्टन है, कास्परस्की है, अवास्ट है, क्विकहील है। ये भी एक प्रकार के क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेट प्रोटेक्टर आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें। चलिए आगे देखें, क्विक एक्सेस टूल बार जो कि आपका टाइटल बार में होता है, उसमें कौन सी कमांड उपलब्ध होती है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव तो होता ही है, अंडू भी होता है, रीडू। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी ऑलवेज शो रहती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ये शो रहती है। अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ चल के दिखाऊँ तो क्विक एक्सेस टूल बार किसी भी एप्लीकेशन का हो सकता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो यहाँ देखिए सेव दिख रहा है, अंडू दिख रहा है, रीडू दिख रहा है, पर आप चाहे तो अपने हिसाब से जोड़ भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए न्यू बना लो, यहाँ पे देखिए हमारे पास में जो ऑप्शन टिक मार्क है वो देखेंगे, जो ऑप्शन टिक मार्क नहीं है वो नहीं दिखेंगे। जैसे मान लीजिए ईमेल का टिक कर दिए, देखिए ईमेल दिख गया। इसके अलावा आप चाहते हो कि भाई ओपन का टिक कर दिए, ओपन दिख गया। ठीक है, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन रहते हैं, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार को। और कहाँ दिखाई देता है क्विक एक्सेस टूल बार, आपको दिखाई देता है टाइटल बार में। ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से जो कमांड होती है वो ये शो होती है, सेव, अंडू, रीडू।
आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और ये जो है सबसे ऊपर दिखाई देता है, फ्रिक्वेंटली यूज़ वाली जो कमांड है वो इसमें दिखाई देती है। आगे चलें तो यहाँ पे मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस वर्ष रिलीज़ हुआ। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की अगर बात करें तो ये रिलीज़ हुआ 1983 में। कब रिलीज़ हुआ? 1983 में। यहाँ पे देखिए इसकी रिलीज़ डेट है अक्टूबर 1983। वर्ड का वर्ज़न था 1.0 और प्लेटफ़ॉर्म था MS डॉस, जेनिक्स, IBM PC। इसमें आप देख सकते हैं इसे चार्ल्स सिमोनी और जो रिचर्ड बॉडी है इन्होंने डेवलप किया है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि जेरोक्स से आए थे। यह पहला वाट यू सी इज़ वाट यू गेट, WYSI WYG, वाट यू सी इज़ वाट यू गेट, ये वर्ड प्रोसेसर था। यानी कि जैसा आप देखते हैं वैसा आप प्राप्त करते हैं, या जैसा प्राप्त करना चाहते हैं वैसा आप देखते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। 1981 यहाँ अदर ऑप्शन में देखें तो उस समय डेवलपमेंट शुरू हुआ था, रिलीज़ नहीं हुआ था पब्लिक के लिए। 1982 डेवलपमेंट फेज़ में था। 1984 इससे पहले ही वर्ड यहाँ पे डेवलप किया जा चुका था। तो यहाँ अक्टूबर 1983 में, और पहला वर्ज़न जो विंडोज़ फर्स्ट विंडोज़ वर्ज़न के साथ अगर देखें तो 1989 में आया। और MS ऑफिस का पार्ट कब बना? 1990 में। तो ये भी आप ध्यान रखिए थोड़ा थोड़ा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। मल्टी टूल वर्ड मतलब जो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी राइट आंसर है। यहाँ देख सकते हैं 1983 में तो ये हुआ मल्टी टूल वर्ड के नाम से। MS डॉस IBM PC के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था, और बाद में इसका नाम बदल कर मतलब जो है रीराइट कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये नाम तो गलत है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो देखिए जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़े थे आंसर में वो यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, इसका मतलब है कि आपको पहला ही यहाँ पे राइट आंसर मिल जाएगा। देखिए पहला यहाँ पे राइट आंसर है ए, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं यूज़र इंटरफेस कॉन्सेप्ट है एक प्रकार का, यानी कि आप जो है MS वर्ड या किसी भी जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इमेज आदि जो देखते हैं वही आउटपुट में प्रिंट में फाइनल रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी को बोल देते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आगे देखें नेक्स्ट मिल जाता है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन जो है पुराने वर्जन में आती, तो ऑफिस बटन द्वारा जो है निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध कराया जाता है। तो जो ऑफिस बटन आती थी, ऑफिस बटन के अलावा अभी जो है फाइल मेनू आता है, फाइल टैब, ये जिसके अंतर्गत हमको बैक स्टेज व्यू देखने को मिल जाता है। बैक स्टेज व्यू, और बैक स्टेज व्यू के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, तो सीधे चले जैसे एक्सेल की बात कर ले तो पुराने वर्जन में MS ऑफिस 2007 की बात करें तो यहाँ पे क्या आता था, ऑफिस बटन आती थी। पर अभी की डेट में यहाँ पे फाइल टैब आ रही है। फाइल टैब को फाइल टैब ना बोलकर हम बोलेंगे बैक स्टेज व्यू के लिए फाइल ओपन करना। जैसे हमने क्लिक करे देखिए आपको बैक स्टेज व्यू खुल गया है, जहाँ पे आपको होम है, न्यू है, ओपन, सेव, शेयर है, प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, क्लोज है, ये सारे ऑप्शन दिख रहा है। साथ ही यहाँ सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फो में दिख जाते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको देखिए ओपन भी मिल जाता है, सेव भी मिल जाता है, प्रिंट भी, साथ ही शेयर मिल जाएगा, न्यू मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारे ऑप्शन तो यहाँ पे मिलते हैं बैक स्टेज में या ऑफिस बटन में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। तो यहाँ हम बात करें 2007 की। 2007 में जो बाएं कोने पे मतलब जो ऑफिस बटन दिखता था उसका लोगो था। जैसे हम सीधे चलें, यहाँ पे मैं आपको गूगल में ओपन करके दिखाता हूँ। मेरे पास 2007 तो इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ MS ऑफिस 2007। ठीक है, तो 2007 की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार का बटन दिखता था। जैसे आप यहाँ जाओगे, देखिए यहाँ कॉर्नर में आप जाओगे, देखिए ऑफिस बटन दिखता था। ये इसके बदले में अभी क्या आ गया है, इसके बदले में आ गया है फाइल टैब। देखिए इस प्रकार से फाइल पर क्लिक करें तो ऑफिस बटन का काम करता है। यहाँ बाकी ऑप्शन आप देख लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो आपको नए वर्जन में आगे चल के ये फाइल टैब के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऑफिस बटन अब नहीं दिखता। MS एक्सेल 2019 में जो रो होती है उसकी लिमिट कितनी होती है, तो रो की अगर बात करें तो यहाँ पर हो जाती है 10,48,576, और कॉलम की बात करें तो 16,384 हो जाते हैं। और वही बात करें पुराने वर्जन की 2003 तक की, तो यहाँ पे 65,536 थे और कॉलम थे 256। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में चल के, तो कॉलम जो है अभी आपको A से शुरू मिल जाते हैं, और कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाओगे तो देखिए XFD तक। इसका मतलब ये जो लास्ट कॉलम है 16,384 नंबर का है, जो XFD है। इसके अलावा आप जो रो की बात करें तो 1 नंबर पर है, और लास्ट वाली देखोगे तो लास्ट वाली आपको मिल जाएगी 10,48,576। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल गया क्या, जैसे मान लो 10,48,576 मिल गए, और यहाँ पे मिल गया
16,384। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा सेल। तो सेल का आंसर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है, जैसे मान लो जी दोनों को हम इंटू कर देते हैं। तो दोनों को इंटू करने के बाद देखिए डबल बार 17 986 9184, इस प्रकार से आपको ये आंसर आता है। तो ये मिल जाते हैं आपके रोज़, बोले तो ये रोज़ है, और ये हो गए आपके कॉल्स, और ये हो गए आपकी सेल्स। तो इतना आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सेल बनते हैं। और सेल कैसे बनते हैं भाई, देखिए कॉलम, जो कॉलम आया ई और ये 3 आया, तो 3 मतलब E3 को मिलाकर, मतलब ई और 3 मिलकर ये सेल एक प्रकार से बन रहा है, यानी कि काट रहा है, दोनों दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेल बन रहा है। और सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे ई और 3, इसका एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होगा, नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स किसका पार्ट है, फॉर्मूला बार के आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिल जाता है नेम बॉक्स। तो यहाँ पे आपको रेंज भी दिख सकती है या फिर नेम भी दिख सकता है, तो ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे 10,48,576, और कॉलम XFT तक जाता है 16,384, ये आप देख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो है आपको सेल देखने को मिल जाते हैं। सेल की संख्या मैंने बताई दी हूँ ऑलरेडी। तो एक्सेल 2003 तक भी हमने देख लिए। यहाँ पे कॉलम आपके IB तक रहते थे, और एक्सेल 2007 के बाद यहाँ देखिए जितने भी वर्जन अभी देखने को मिल जा रहा है, सब में यही पैटर्न मिल जाता है। आगे चलें तो MS एक्सेल में मैक्रो लिखने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो MS एक्सेल में जब हम मैक्रो लिखते हैं, डेवलपर ऑप्शन का उपयोग करके, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो विजुअल बेसिक ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है। जैसे मैक्रो में जाओगे तो यहाँ मैक्रो का नाम लिख दोगे, और जैसे ही आप एडिट करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको जो है मैक्रो देखने को मिल जाएगा। देखिए विजुअल बेसिक खोल के आप जो है मैक्रो में काम कर सकते हैं। न्यू मॉड्यूल, जो भी चीज़ें आपको लेना, सारी चीज़ें आप लेकर इसको क्लोज कर दो, मैक्रो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैक्रो के लिए आपको क्या उपयोग करना होता है, विजुअल बेसिक, और इसके एप्लीकेशन को बोल देते हैं VBA। क्या बोल देते हैं, VBA, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलें। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यहाँ विजुअल बेसिक लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करें एग्जांपल के लिए, तो एक मॉड्यूल बनाना है, सब के नाम से हेलो बना दिए, और यहाँ MSG बॉक्स लिख दिए हमने, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना वैसे ही, और एक मैसेज लिखकर हमने जो है इसको बता दिए और एंड सब कर दिए। तो जब भी ये कोड जहाँ लिखा जाएगा वहाँ पे हेलो एक्सेल मैक्रो यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी C++ इस प्रकार की कोई भाषा नहीं। C++ एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सबसे पहले DBMS किसने बनाया था, सबसे पहले DBMS यहाँ अगर बात करें तो चार्ल्स बैचमैन ने बनाया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर यानी कि IDS नामक पहला DBMS आप देखोगे 1960 में विकसित किया गया था। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल पर आधारित था। IDS का उपयोग जो है बड़े बिजनेस एप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्स डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता था। साथ ही यहाँ 1970 की बात करें, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बना था, जो कि टेबल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये जो है एडगर फ्रैंक कोड की बात करें, कोड के नियम भी आप पढ़ते होंगे DBMS के अंतर्गत। ठीक है, कोड के 13 नियम आपको देखने को मिल जाते हैं। चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर के पिताजी माने जाते हैं, और सैरोन बी कोड ये जो है एक प्रकार का DBMS हिस्ट्री में संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड का पूर्व परिभाषित ओरिएंटेशन क्या कहलाता है। तो स्लाइड, हम पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे ये पावर पॉइंट है, और पावर पॉइंट में जो स्लाइड है, स्लाइड अभी कैसी दिख रही है बताइए मुझे। इसका जो विड्थ है वो ज़्यादा दिख रही है, और हाइट इसकी कम दिख रही है। जब हाइट कम दिखती है तो उसे हम बोल देते हैं क्या, लैंडस्केप, और जब हाइट ज़्यादा दिखती है उसे बोल देते हैं पोर्ट्रेट। तो यहाँ पे हम चलेंगे कहाँ पे, जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन में जाकर आप जाओगे स्लाइड में, तो स्लाइड में आप देखोगे वाइड स्क्रीन, बोले तो लैंडस्केप। तो यहाँ कस्टमाइज़ करोगे तो कस्टमाइज़ में आप जाकर देखो ध्यान से, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का जो एक प्रकार से ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है, लैंडस्केप। हम चाहें तो इसको बदल सकते हैं, पोर्ट्रेट भी होता है। इसके अलावा नोट्स, हैंडआउट्स और आउटलाइन की बात करें तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, हम चाहें तो इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये डायलॉग बॉक्स आप ध्यान रखिए, ताकि आपको जो है अदर क्वेश्चन आए तो बन जाए। तो पावर पॉइंट में स्लाइड पूछा गया था, ना कि नोट्स और हैंडआउट्स पूछा गया था, तो इसका पूर्व परिभाषित ओरिएंटेशन होता है लैंडस्केप। ठीक है, पोर्ट्रेट हम कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल यहाँ कुछ होता नहीं है, नन ऑफ दी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है, परंतु इसको हम बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके अलावा बाकी चीज़ें, जैसे डिज़ाइन में जाकर स्लाइड ओरिएंटेशन आप पोर्ट्रेट में बदल सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, या आपका जो टैब है, टैब के अंतर्गत आपको रन कराना है, उसके लिए ये काम आप कर सकते हैं। लॉजिकली संबंधित डेटा के समूह को क्या बोल देते हैं, लॉजिकली संबंधित या ऑर्गेनाइज डेटा के समूह को बोल देते हैं डेटाबेस। क्या बोल देते हैं, डेटाबेस। मतलब डेटा से क्या बनती है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से व्यवस्थित रूप से बनाए तो क्या बन जाता है, डेटाबेस। और डेटा की डिक्शनरी को बोल देते हैं मेटा डेटा। तो यहाँ पे ये तीन तो आंसर नहीं है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, डेटाबेस।
तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा को डेटाबेस बोल देते हैं। इसमें डेटा को इस तरह स्टोर किया जाता है कि उसे आसानी से निकाला जा सके, नहीं रिट्राइव किया जा सके, आसानी से अपडेट बोले तो एडिट किया जा सके और मैनेज किया जा सके, सिक्योरिटी वगैरह या जो भी है करना यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए देखें तो स्टूडेंट डेटाबेस, जिसमें रोल नंबर, कोर्स है, लॉजिकली रूप से रिलेटेड है, साथ ही रिलेशनशिप भी मिल जाता है। ठीक है, डेटा मतलब रॉ मटेरियल हो जाता है जिससे जो प्रोसेस करने योग्य है। इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड डाटा को मीनिंगफुल बनाना, बोले तो डेटा को मीनिंगफुल बनाना क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। और मेटा डेटा मतलब हो जाता है डेटा की जानकारी, डेटा डिक्शनरी हम बोल सकते हैं। डीबीएमएस का पूरा नाम सबको पता होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट आंसर आप बताइए मुझे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये जो एक प्रकार से जो एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर मतलब डीबीएमएस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो डेटा को मैनेज करता है, डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, या डेटाबेस को मैनेज करता है, जैसे लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है, आसानी से यूज़र एक्सेस प्रदान करता है, जैसे ओरेकल डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। आरडीबीएमएस भी हो सकते हैं, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्री एसक्यूएल है। इसके साथ ही आप देखोगे डेटा बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये गलत है, डेटा मैनेजमेंट ये भी गलत है, और डेटा बैकअप ये भी गलत है। तो यहाँ डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फंक्शन है डेटा स्टोर, डेटा रिट्राइव, डेटा सिक्योरिटी मेंटेन, डेटा कंसिस्टेंसी, ये सारी चीज़ें। साथ ही हायरार्चिकल है, नेटवर्क है, रिलेशनल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब डेटाबेस के प्रकार हैं। अगला देखोगे तो यहाँ डेटाबेस क्या है, तो फिर से पूछ लिया, डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये नहीं है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, बिल्कुल नॉट एक्सेस यहाँ आ गया है, दैट कैन बी एक्सेस, इसका मतलब है सी राइट आंसर है। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइज भी करना और उसको एक्सेस भी करना, ये राइट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो डेटाबेस एक प्रकार से क्या है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है, लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाता है यहाँ पे, इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि यूज़र आसानी से उसको निकाल सके, आसानी से अपडेट कर सके, आसानी से मैनेज कर सके। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, डॉस में फाइल नेम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। फाइल नेम की अधिकतम लंबाई डॉस में हो जाती है 8 कैरेक्टर। क्या हो जाती है, 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉस में अधिकतम लंबाई 8 कैरेक्टर। इसमें जो है इसके साथ 3 कैरेक्टर का एक्सटेंशन होता है, जैसे .txt, .exe, .doc हो सकता है। इस नियम का जो है 8.3 जो फाइल नेम है, कन्वेंशन कहा जाता है एक प्रकार से, 8 और 3 एक्सटेंशन। तो यहाँ रिपोर्ट .txt, यहाँ रिपोर्ट जो है एक प्रकार से 6 कैरेक्टर फाइल नेम, और .txt 3 कैरेक्टर एक्सटेंशन है। मैक्सिमम लेंथ आपकी जो होती है 11 हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग डॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अदर ऑप्शन यहाँ पे कोई काम के नहीं है। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस का प्रकार नहीं है। तो अभी देखे थे हायरार्चिकल है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो जाता है, पर डिसेंट्रलाइज नहीं होता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके डेटाबेस के प्रकार है जो डेटाबेस मेंटेन करने में हम मदद करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जो हम वर्तमान में ज़्यादातर उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, माईएसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर डीबीएमएस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, IBM DB2 भी है, और वर्ड स्टार यहाँ पे नहीं है, तो ये DBMS नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, डी नंबर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, माईएसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक प्रकार का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट डेस्कटॉप बेस्ड है, IBM DB2 भी एक प्रकार का एंटरप्राइज लेवल का रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्ड स्टार आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ना कि DBMS है। आगे देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार से हार्डवेयर और मतलब जो अन्य हार्डवेयर, पूरे हार्डवेयर और अन्य जो सॉफ्टवेयर है और यूज़र के मध्य कम्युनिकेशन करता है। तो क्या करता है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच इंटरफेस, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हार्डवेयर संसाधनों को मैनेज, ये भी सही है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विस प्रदान करना, ये भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, बोले तो ऑल ऑफ द मेंशन, उपरोक्त तो सभी यहाँ पे राइट आंसर है। डी यहाँ राइट आंसर है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर को मैनेज कर लेता है, जैसे CPU है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्विस प्रदान करता है, फाइल हैंडलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग, ये सारी चीज़ें। निम्नलिखित में से कौन सा डीबीएमएस का गुण नहीं है। तो डीबीएमएस क्या क्या करता है भाई, डीबीएमएस जो हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही। मिनिमम डुप्लीकेशन, बोले तो डुप्लीकेट डेटा नहीं होता। रिडंडेंसी नहीं होती है। उसके बाद सिंगल यूज़र एक्सेस, यहाँ उसके बाद मिला सपोर्ट एसेट प्रॉपर्टी। तो सिंगल यूज़र एक्सेस तो नहीं है भाई, डीबीएमएस बनाया गया है तो यहाँ पे मल्टीपल यूज़र उसको रिट्राइव कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा है, सी, सपोर्ट एसेट प्रॉपर्टी, ये भी सही है। तो इसका मतलब सी राइट आंसर है, जो नहीं है इसका गुण। तो
पहले एसिड के बारे में देख लेते हैं, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। तो ये ट्रांजेक्शन है एक प्रकार का, जिसमें एटॉमिसिटी मिल जाती है, कंसिस्टेंसी मिल जाती है, आइसोलेशन मिल जाता है, ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को मिलाकर यहाँ पे क्या बन गया है, एसिड बन गया है। मतलब ये एक प्रकार से ये प्रिंसिपल पर काम करते हैं। और एसिड के बारे में विस्तार से हम आगे देखेंगे किसी और क्वेश्चन में, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए हाई लेवल की सिक्योरिटी इसमें मिल जाती है, एनक्रिप्शन है, सिक्योरिटी फीचर है, मिनिमम डुप्लीकेशन मतलब डेटा डुप्लीकेट नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मिल जाती है डीबीएमएस के अंतर्गत। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। तो यहाँ पे आप देखोगे, देखिए प्रायोरिटी है, राउंड रॉबिन है, शॉर्टेस्ट टॉप फर्स्ट है, तो इसका मतलब सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। प्रायोरिटी प्रोसेस को उनकी प्रायोरिटी के आधार पर दिया जाता है सीपीयू। राउंड रॉबिन प्रत्येक प्रोसेस को फिक्स्ड टाइम क्वांटम दिया जाता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सबसे छोटे वर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये आप देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेजर सीपीयू शेड्यूलिंग के अंतर्गत देखें तो एफसी एफएस मिल जाता है, एसजे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी, राउंड रॉबिन, मल्टी लेवल क्यू, ये सारी चीज़ें। इसका गोल जो हो जाता है सीपीयू को यूटिलाइज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करना सीपीयू को, वेटिंग टाइम कम करना और जो थ्रोपुट है उसको बढ़ाना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो भाई विंडोज़ है, लाइनेक्स भी है, यहाँ डॉस भी है, पर ओरेकल नहीं है। ओरेकल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे विंडोज़ आपका माइक्रोसॉफ्ट का है, लिनक्स को लिनक्स टोरवेल्स ने बनाया था, ओपन सोर्स है और फ्री है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोले तो डॉस, ये पुराना है विंडोज़, मतलब विंडोज़ का पुराना एक प्रकार से देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था। फिर HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग, भाई BR टैग यहाँ पे दिया जाता है। ए टैग को एंकर टैग बोला जाता है, बोले तो हाइपरलिंक के लिए दिया जाता है। प्री टैग प्री फॉर्मेटेड हो जाता है, इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी जाएगी वो जैसी की वैसी ही आ जाएगी। बी टैग आ जाता है आपका बोल्ड के लिए, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ए राइट आंसर है, जिसमें आप देखोगे हेलो लिखे और वर्ल्ड लिखे, बीच में BR लगाए तो आउटपुट आएगा हेलो ब्रेक करके वर्ल्ड। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और HTML का आप कंप्लीट वीडियो देख लेना, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कब प्रस्तावित किया गया। तो भाई ये सबसे पहला वर्जन आया था 1985 में। ठीक है, विंडोज़ का 1.0 के नाम से। और आप देखोगे विंडोज़ 95 आया 1995 के आसपास। ठीक है, तो अभी राइट आंसर हो जाएगा डी। पहला विंडोज़ का वर्जन 1985 में आया था। 10 नवंबर 1983 में जो बिल गेट्स ने इसकी घोषणा की, और पहला संस्करण 1985 में रिलीज़ किया गया 1.0 के नाम से 20 नवंबर को। MS डॉस पर आधारित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके अलावा धीरे धीरे करके जो है इसके वर्जन यहाँ पे बढ़ते गए। 3 पॉइंट देखिए विंडोज़ NT 3 पॉइंट तक रिलीज़ हुआ। फिर बाद में जो है 1995 में आप देखोगे तो आपको विंडोज़ 95 मिल जाता है। फिर XP मिल जाता है 2001 में, विंडोज़ 10 मिल जाता है 2015 में, विंडोज़ 11 मिल जाता है 2021 में। अब मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर, जो विंडोज़ 7 है और विंडोज़ 8 है वो कौन से सन में यहाँ पर लॉन्च किया गया था, वो आपको बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का एक्सटेंशन है। नोटपैड का एक्सटेंशन जो हो जाता है .txt हो जाता है। क्या हो जाता है, .txt हो जाता है। तो यहाँ XLS की बात करें तो पुराने एक्सेल का वर्जन है। .ppt पुराने पावर पॉइंट का। .bmp ये पेंटब्रश की पिक्चर का नाम है, बिटमैप इमेज का। ठीक है, चलिए यहाँ देखें तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर है, विंडोज़ के साथ में आता है, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है, और जो ASCII फॉर्मेट है मतलब ASCII फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जिसके बारे में हमने अभी देखे थे। नेक्स्ट है फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल, एक प्रकार का क्या है, फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम से मतलब हमारे विंडोज़ के अंतर्गत फाइल किस प्रकार मैनेज की जाएगी, किस प्रकार उसको सेव किया जाएगा, सारी चीज़ें मेंटेन कौन करता है, फाइल सिस्टम करता है। तो जो फैट है, फैट का पूरा नाम है फाइल एलोकेशन टेबल, इसका मतलब बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक प्रकार का फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर है, जो कि MS डॉस और विंडोज़ के पुराने वर्जन में यहाँ पे काम आता था। अभी की डेट में देखें तो अभी की डेट में ये जो है न्यू NTFS आ गया है, मतलब इसका मॉडर्न रिप्लेसमेंट NTFS है, विंडोज़ के NT के और आगे के वर्जन के लिए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और जो फाइल एलोकेशन टेबल उसके बहुत सारे वर्जन आए, जैसे FAT12 है, FAT16 है, FAT32, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, जो कि 95, 98, XP तक ये काफ़ी ज़्यादा चला है। वेब पेज शुरू करने के लिए HTML टैग का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले आ जाता है कौन सा, HTML आ जाता है, इसका मतलब पहला टैग आ जाता है। दूसरा टैग कौन सा आ जाता है, हेड टैग आ जाता है। तीसरा आ जाता है आपका टाइटल टैग। चौथा आ जाता है आपका बॉडी टैग। तो ये एक प्रकार से जो बॉडी टैग है यहाँ तक आपको कंटेनर टैग के रूप में देखे जाते हैं, 1 2 3 4।
ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा HTML और दूसरा बॉडी नहीं आएगा, हेड नहीं आएगा, HTML के बाद हेड टाइटल बॉडी, इसका मतलब सी राइट आंसर है। ठीक है, तो आप ऐसे एक क्रम भी याद रखिए ताकि आपसे एग्जाम में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो सके। HTML है, फिर हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है, बाकी बंद होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीक्वेंस आपको याद रखना, बाकी चीज़ें बॉडी के अंदर वो चीज़ें लिखी जाती है जो डिस्प्ले कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है HTML में सबसे बड़ी हेडिंग, तो हेडिंग शुरू होती है H1 से। कहाँ शुरू होती है? H1 से, और सबसे छोटी हेडिंग हो जाती है H6 तक। ठीक है, तो यहाँ पे H1 मतलब पहली हेडिंग बोले तो यहाँ पे डी राइट आंसर है। सेकंड नंबर पे आ जाएगी, थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा H3, फिर फोर्थ में H4, फिर 5 और 6, सबसे छोटी हो जाती है H6। तो याद रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट आप देखोगे, इसके एग्जाम्पल भी आप देख लेना रन करके, जो मैंने आपको HTML में बताया है। नेक्स्ट आप देखोगे जावास्क्रिप्ट में एक्स ट्रिपल इक्वल बराबर क्या होता है। तो देखिए एक्स इक्वल टू का मतलब हो जाता है कि ये सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 बराबर, अगर 10 दिया है तो यहाँ पे डबल कोट लगा के हमने दे दिए, तो एक तरफ तो हो गया स्ट्रिंग और एक तरफ हो गया नंबर। तो यहाँ पे इसको सिर्फ 10 दिखना चाहिए डबल इक्वल को, तो वो बोल देगा ट्रू, मतलब यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। परंतु यदि हम लगा देते हैं 10 बराबर, फिर बराबर, फिर बराबर, और यहाँ पे दे देते हैं 10 को डबल कोट में, ठीक है, तो ये क्या लौटाएगा? ये लौटाएगा फॉल्स। क्यों लौटाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो है बराबर भी चेक कर रहा है, दूसरा डाटा टाइप भी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू और डाटा दोनों पर काम कर रहा है 3, और ये सिर्फ वैल्यू पर काम कर रहा है। तो वैल्यू पर काम कर रहा है, 10 मिला तो ट्रू बता देगा, नहीं मिला तो फॉल्स। पर ये 10 मिलेगा, साथ में उसका डाटा टाइप भी मिलना चाहिए नंबर टाइप का, तब ये ट्रू बताएगा, अन्यथा नहीं बताएगा। तो ये जो है एक्स और वाई को इक्वल मतलब चेक करेगा कैसे? वैल्यू के बेस में भी और टाइप के बेस में भी। तो यहाँ पे राइट आंसर भी हो जाएगा ये, तो देखिए एड्रेस एज वेल, एड्रेस के साथ नहीं करेगा, ये वाला गलत है। तो यहाँ पे इक्वल वैल्यू और डाटा टाइप, ये वाला होगा, वैल्यू और डाटा टाइप के साथ चेक करेगा, ना कि देखिए वैल्यू टाइप, वैल्यू और टाइप साथ में रेफरेंस एड्रेस नहीं लिया जाता, सिर्फ वैल्यू और टाइप यहाँ पे लिया जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबर तो देखेगा, साथ में उसका टाइप भी देखेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्ट्रिक्टली इक्वलिटी ऑपरेटर उसे बोला जाता है, और ये सिर्फ इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो यहाँ पे देखिए इसको ट्रू बोल दिया, और यहाँ पे ये ट्रू कब बोलेगा? जब इसका डाटा टाइप सेम होगा। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रू बोलेगा। नेक्स्ट आप देखोगे HTML में एक हाइपरलिंक कैसे बनाया जाता है। भाई हाइपरलिंक बनाने के लिए आपको तो देखना पड़ेगा, ए टैग लगाते हैं, तो सब में ए टैग लगा है, पर यहाँ पे ए टैग शुरू होकर बंद हो गया। लिंक नहीं लगता, क्योंकि लिंक यहाँ पे नहीं लगेगी। URL भी नहीं लगता, तो बचा क्या? AHREF, हाइपर लिंक रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको URL लिखना sarkarstudywaves.com, और बीच में लिखना आपको इसका टेक्स्ट, जिसके माध्यम से आप क्लिक कराकर जाना चाहते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर। HTML में एक इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। तो भाई HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए IMG SRC लेते हैं। तो SRC यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो IMG SRC यहाँ पे है। इसका मतलब है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ SRC लिया जाता है, आल्ट टेक्स्ट लिया जाता है कि जब इमेज डिस्प्ले ना हो तब अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे जावास्क्रिप्ट में किस प्रकार, जावास्क्रिप्ट जो है किस प्रकार की भाषा है। तो ये एक प्रकार से बोलोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, असेंबली लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल भी नहीं है, एक प्रकार की ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। और साथ ही इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मतलब एक प्रकार की ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ना कि पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग इसे बोला जाता है, जो मुख्यतः ब्राउजर पर रन होती है। और नया जो स्टैंडर्ड आया है ECMA स्क्रिप्ट आया है, मतलब स्टैंडर्ड 6 हम बोल सकते हैं, इस पर आधारित है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यानी कि इसे कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने बनाया था, नेटस्केप में इसको विकसित किया गया था। शुरुआती इसका नाम था मोचा, बाद में लाइव स्क्रिप्ट, और बाद में जावास्क्रिप्ट कर दिया गया, मतलब वर्तमान में जावास्क्रिप्ट है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वेरिएबल के नाम छोटे बड़े अलग अलग कैलकुलेट किए जाएंगे। और जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस होता है, ना कि क्लास बेस्ड होता है। इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि यूज़र इंटरेक्शन बोले तो क्लिक करे, आवर करे तो काम करता है। और HTML और CSS के साथ मिलकर ये डायनेमिक वेब पेज बनाने में मदद करती है। साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज भी है, क्योंकि यह मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन से ऊपर काम करती है। नेक्स्ट अगर देखें तो जावास्क्रिप्ट कोड को कॉल करने का सही तरीका कौन सा है। तो भाई जावास्क्रिप्ट को कॉल करने का सही तरीका आप देखोगे तो प्री प्रोसेसर नहीं है, ट्रिगरिंग नहीं है, RMI, फंक्शन और मेथड के माध्यम से हम करते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि फंक्शन मेथड कॉल के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। इसमें रीयूजेबल कोड हो जाते हैं, बार बार किए जाने वाले फंक्शन,
यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदाहरण माय फंक्शन हमने लिखे हैं, तो इसको पैरेंथेसिस से लिखा जाता है और इसको डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का उपयोग कर लेते हैं, फंक्शन ग्रीट और पैरेंथेसिस अंदर हमको जो भी लिखना है जैसे अलर्ट पॉपअप लिख दिए, और जब भी इसको कॉल किया जाएगा देखिए यहाँ पे बॉडी में, तो इस प्रकार कॉल कर देंगे तो आपका जो कोड है हेलो वर्ल्ड वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन है, फंक्शन को पैरामीटर और आर्गुमेंट के साथ भी कॉल किया जाता है। मान लीजिए हमको सिर्फ इसके अंदर हम कुछ नहीं लिए हैं, तो अगर ए और बी ले लेते हैं तो ये पैरामीटर कहलाते हैं, और जब हम इसको पैरामीटर को वैल्यू देते हैं तो वो कहलाता है आर्गुमेंट देना। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो ये जो एक प्रकार का जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को फर्स्ट क्लास सिटीजन माना जाता है, यानी इन्हें वेरिएबल में असाइन किया जा सकता है, पास किया जा सकता है और रिटर्न भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब हो जाता है बदलते रहना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वॉलेटाइल वेरिएबल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वॉलेटाइल। समझते हैं इसको। तो वॉलेटाइल वेरिएबल एक प्रकार का जो मान है वो या वैल्यू है कभी भी बदल सकती है, इसलिए इसे कंपाइलर जो है इसे कैश में नहीं रखता, बदल सकती, इसलिए यह है कीबोर्ड, मतलब जो एक प्रकार का जो है कीवर्ड है, कीवर्ड नहीं कीवर्ड है, कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल का मान हर बार मेमोरी से पढ़ा जाए, ना कि रजिस्टर से। वॉलेटाइल वेरिएबल का प्रयोग मल्टी थ्रेडिंग के लिए किया जाता है, हार्डवेयर रजिस्टर के लिए, सिग्नल है सिग्नल को हैंडलिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई वेरिएबल वॉलेटाइल घोषित किया जाता है तो कंपाइलर उस पर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लागू नहीं कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ देखें सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में वॉलेटाइल इंट फ्लैग, यहाँ पे यह है फ्लैग का मान किसी भी समय बदल सकता है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाता है जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एरर नहीं माना जाता। जावास्क्रिप्ट की बात की जा रही है तो सिंटैक्स एरर होता है बिल्कुल, मिसिंग सेमीकोलन एरर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कंपलसरी नहीं है पर हो सकता है। मिसिंग ब्रैकेट ये भी हो सकता है, पर डिवीज़न बाय जीरो, मान लीजिए 10 डिवाइड जीरो करे तो ये एरर नहीं माना जाता, मतलब जावास्क्रिप्ट में ये एरर यहाँ पे नहीं माना जाता। इसका मतलब है डिवीज़न बाय जीरो को एरर नहीं माना जाएगा। जीरो से डिवाइड किया जाए तो जावास्क्रिप्ट इनफाइनिटी या इनफाइनिटी लौटाती है। जीरो जीरो किया जाए तो NaN यानी कि नॉट आ नंबर यहाँ लौटाता है। सिंटैक्स एरर, मिसिंग सेमीकोलन, मिसिंग ब्रैकेट जावास्क्रिप्ट में एरर माना जाता है और ये एग्जीक्यूशन को रोक देते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी चीज़ें, देखिए ये इनफाइनिटी आएगा, माइनस इनफाइनिटी आएगा यहाँ पे, और जीरो जीरो करे तो NaN आएगा, नॉट आ नंबर। ठीक है, जीरो क्योंकि नंबर यहाँ पे है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है। और एरर हैंडलिंग के लिए हम ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई उसको डिफाइन करता है, कैच उसको हैंडल करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है। पहले भी पढ़े हमने, .py जो है पाइथन के मॉड्यूल और पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन होता है। सी राइट आंसर है। तो जितनी भी एक्सटेंशन .py है वो सब हो जाते हैं कौन से, आपके पाइथन के एक्सटेंशन हो जाते हैं। तो आप देख लेना यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कमांड लाइन या आईडी में फाइल का नाम .py एक्सटेंशन के साथ दिया जाता है। ठीक है, पाइथन माई फाइल .py, और पाइथन में कंपाइल्ड बाइट कोड फाइल का एक्सटेंशन .pyc होता है, कंपाइल्ड बाइट कोड का, ध्यान रखना ये चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा .pl ये पर्ल लैंग्वेज के लिए हो जाता है, .p ये वैलिड नहीं है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखोगे जावा प्रोग्राम को कंपाइल, डीबग और क्रियान्वित करने के लिए, देखिए शुरुआत की बात हो गई, मतलब .java जो प्रोग्राम है उसको अगर कंपाइल करना है, डीबग करना और एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया जाता है। जावा के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट है JDK, जावा डेवलपमेंट किट, और उसको मतलब ये तो ठीक है कंपाइल डीबग के लिए, परंतु जो बाइट कोड जहाँ रन होता है उसको एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, चलिए आगे देखें तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कि कंपाइल करने का काम करता है। जब हम इंस्टॉलेशन करते तब ये जरूरी हो जाता है, कंपाइल, डीबग और एग्जीक्यूट करता है। फिर JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, कंपाइल, जावा सी, डीबगर और अन्य जो डेवलपमेंट टूल है वो शामिल हो जाते हैं में, मतलब JDK में JRE और डेवलपमेंट टूल दोनों शामिल होते हैं। JDK जो हो जाती है जावा प्रोग्राम को कंपाइल डीबग करता है, फिर उसके बाद कंपाइलर जो आपका जावा सी डीबगर टूल इसमें शामिल हो जाते हैं। JRE हमने देख लिए। इसके अलावा JVM जो कि जावा बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, और JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट का है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है, बाकी JVM का भी हिस्सा इसे माना जाता है। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलर जो आपका माइक्रोसॉफ्ट के जो .NET फ्रेमवर्क है उसमें भी यूज़ किया जाता था और JVM में भी इसका यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जावा का गुण नहीं है। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
पोर्टेबल भी है, उसके अलावा आप देखोगे डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल भी है, एक्सटेंसिबल। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें पॉइंटर का यूज़ नहीं किया जाता, मतलब यहाँ पे बी राइट आंसर है। तो जावा में पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि यह लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स और असुरक्षित बना सकता है ये जो पॉइंटर है। पॉइंटर का यूज़ किया जाता था सी, जो आपकी एडवांस सी आती थी ग्राफिक्स वाली, उसमें आपको पॉइंटर का यूज़ देखने को मिल जाता था। जावा को सिंपल, सिक्योर और पोर्टेबल बनाने के लिए पॉइंटर कॉन्सेप्ट को यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। और इसके बजाय यहाँ पर रेफरेंसेस का उपयोग किया जाता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। जावा पोर्टेबल है क्योंकि इसका कोड वाइट कोड में कन्वर्ट होकर जेबीएम पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल सकता है। जावा डायनेमिक और एक्सटेंसिबल है, यानी कि रन टाइम पर क्लासेस को लोड कर सकता है, लाइब्रेरीज को आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है। और जावा में पॉइंटर का उपयोग नहीं किया जाता। साथ ही जावा में मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। जावा सिक्योर लैंग्वेज है। जावा में रेफरेंसेस का उपयोग किया जाता है। जावा का डिज़ाइन जो है वंस राइट यानी कि वोरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है और रोबिस्टनेस और सिक्योरिटी पर विशेष ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग वेरिएबल के नाम में नहीं किया जा सकता? तो वह देखिए, आइडेंटिफायर्स एंड कीवर्ड। आइडेंटिफायर तो हम डिफाइन ही करते हैं फंक्शन के नाम या जो भी नाम होते हैं। कीवर्ड्स अकेला जो है वेरिएबल के नाम में डिफाइन यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सी राइट आंसर है, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल का नाम आप लेते हैं तो वेरिएबल के नाम में आप इन प्रकार के कीवर्ड नहीं ले सकते, जैसे क्लास है, इंटरफेस है, एक्सटेंड है, रिटर्न है, इफ एल्स है, वाइल, फॉर, ट्राई कैच। ये सब कीवर्ड्स है जो कि ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। और वेरिएबल के नाम में क्या क्या चीज़ें ली जाती है वो आप नियम देख लेना, बार बार हमने देख लिए पहले भी। जावा कोड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? जावा कोड, इसका मतलब जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो उस समय आपको जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या मिल जाता है? डॉट जावा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जावा। और जब ये रन होता है तो डॉट क्लास हो जाता है, यानी कि वाइट कोड का एक्सटेंशन क्या हो जाता है? डॉट क्लास। तो यहाँ पे अभी राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉट जावा। और जब रन कर देंगे, जैसे डॉट जेएस है जावा स्क्रिप्ट का हो जाता है, डॉट टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल का, डॉट जावा जावा सोर्स फाइल, डॉट क्लास कंपाइल्ड वाइट कोड का हो जाता है। यानी कि ये जो जावा प्रिंसिपल है वो रहा जो वाइट कोड और जेबीएम के कारण यहाँ पे संभव हो पाया है। फिर एक पाइथन के अंतर्गत एक एक्सप्रेशन दी गई है 4+3 × 5। तो आप बताइए मुझे, दो सिंबल दिए गए हैं इंटू और प्लस, तो इंटू पहले रन होगा या प्लस? तो सिंपल सी बात है, जो बोर्ड मास का नियम है वो बोलता है कि इंटू पहले रन होगा। इसका मतलब 3 × 5 हो जाएंगे 15, और उसमें प्लस कर दो 4 का, तो क्या हो जाएंगे 19। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि यहाँ पे डी राइट आंसर है, जिसको आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है, पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? पाइथन भाषा में फंक्शन के लिए डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बी डेफ कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ डेफ फंक्शन, और फंक्शन का नाम लिख दिए, पैरामीटर दे दिए, फंक्शन की बॉडी में कोड को लिख दिए, और उसके बाद उसको कॉल कर लेना है जैसा भी। नेक्स्ट है, पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए कौन सा कैरेक्टर प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन की बात की जा रही है, ना कि कोई अदर लैंग्वेज की। तो पाइथन में आपको यूज़ किया जाएगा हैश का। हैश का उपयोग किया जाता है सिंगल लाइन के लिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे सिंगल लाइन कमेंट लिख दिए, रन नहीं करेगा। इसके अलावा आप देखिए, पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट के लिए भी आप जो है ट्रिपल कोट लगा सकते हैं। ट्रिपल कोट लगाओगे तो मल्टी लाइन कमेंट आप दे सकते हैं। जैसे C++ जावा की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्लैश, डबल स्लैश लगा दिए सिंगल लाइन के लिए, और स्लैश स्टार लगा दिए मल्टी लाइन के लिए। पाइथन में आपको मिलेगा यहाँ पे हैज़, और मल्टीपल के लिए आपको जो आपके मल्टीपल मतलब मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोट या डबल कोट के अंतर्गत आप चीज़ें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे पाइथन के वर्जन को देखने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा sys डॉट वर्जन, इसका मतलब डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखिए, इंपोर्ट सिस, और जो भी हमने सिस और प्रिंट सिस वर्जन यहाँ लिखें तो आउटपुट में इसका वर्जन और बिल्ड डिटेल यहाँ पे आ जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप कौन सा था? तो ई कॉमर्स के पहले बना था ईडीआई। क्या बना था? ईडीआई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप था। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना, पेपरलेस ट्रांजेक्शन को संभव बनाना, स्टैंडर्डाइजेशन फॉर्मेट का प्रयोग करना, ये सारा था। उसके बाद है, नेक्स्ट है एससीएम, बोले तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ई कॉमर्स मतलब एक प्रकार से ई कॉमर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, पर प्रारंभिक रूप नहीं बोलेंगे। ई कॉमर्स एवुलेशन, ये प्रारंभिक रूप है ईडीआई। आधुनिक रूप की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट्स, क्लाउड बेस्ड एससीएम, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, ये सब मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है, क्लाउड आर्किटेक्चर को कितने भागों में बांटा गया है? भाई आर्किटेक्चर का मतलब हो जाता है, एक हो जाता है फ्रंट एंड और एक हो जाता है बैक एंड। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में देखें तो दो मिल जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्रंट एंड मतलब क्लाइंट साइड, जिसके अंतर्गत वेब ब्राउज़र है, मोबाइल ऐप है, क्लाइंट एप्लीकेशन है, नेटवर्क एक्सेस, ये मिल जाते हैं। बैक एंड मतलब सर्वर है, डेटा स्टोरेज है,
डेटाबेस है, वर्चुअल मशीन्स है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, मैनेजमेंट टूल है, ये सब बैकएंड में काम आ जाते हैं। और इसका आर्किटेक्चर का उद्देश्य क्या है? स्केलेबिलिटी को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, अमेजन और मिंत्रा जैसी कंपनी ई कॉमर्स जो है एक प्रकार से किस श्रेणी में आती है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है कि बिजनेस मैन जो है एक प्रकार से कस्टमर को अपना सामान बेच रहा है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है बी टू सी पे आ जाता है। बी टू सी बोले तो यहाँ पे बी राइट आंसर है, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखोगे तो बी टू बी भी मिल जाते हैं, बिजनेस टू बिजनेस, सी टू बी भी मिल जाते हैं, कस्टमर टू बिजनेस। इसके अलावा पी टू पी, पीयर टू पीयर, एक प्रकार से इंडिविजुअल के बीच डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हो जाता है। जैसे ये एक प्रकार का सी टू सी भी हो जाता है, पी टू पी मतलब सी टू सी भी हो जाता है, जैसे OLX है, क्विकर है। और बी टू सी के अंतर्गत आपके बहुत सारे जो अभी हमने देखें, सी बी टू बी के अंतर्गत अलीबाबा, इंडिया मार्ट हो जाता है, जो बिजनेस के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होते हैं। सी टू बी के अंतर्गत आपको फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे इन्वेंट्री कंट्रोल में EOQ का क्या अर्थ है? इकोनॉमिक, यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यहाँ पे आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखें तो ये जो एक प्रकार का ऑर्डर जिसे ऑर्डर करने पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट न्यूनतम हो जाता है। यह एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन को एक बार में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी चाहिए जो कि कॉस्ट इफिशियंट हो। ठीक है, तो EOQ का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट के बीच में बैलेंस करना। ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स का कौन सा लाभ है? तो भाई ग्राहकों के लिए ई कॉमर्स का लाभ क्या है कि भाई देखिए, लिमिटेड प्रोडक्ट चॉइस नहीं, बहुत सारे रहते हैं, हाई प्राइस नहीं, डिस्काउंट भी रहते हैं, टाइम सेविंग ये सही है, लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन नहीं, ये भी बहुत सारे रहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, नेट बैंकिंग है, UPI है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि ग्राहकों को टाइम सेविंग की फैसिलिटी देता है। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन ये उपलब्ध रहती है ऑनलाइन, घर बैठे वो किसी भी चीज़ को देख कर ऑर्डर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड से संबंधित आवश्यक कॉन्सेप्ट है? तो देखिए यहाँ पे रिलायबिलिटी होती है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, जो जरूरी चीज़ वही दिखती है, सारी चीज़ें नहीं दिखती, प्रोडक्टिविटी भी होती है, यानी कि सभी यहाँ पर राइट आंसर है, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखोगे अमेजन द्वारा उपलब्ध कराया गया जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? इसका नाम है AWS, यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज, AWS, बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ देखिए अमेजन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी कि IaaS के अंतर्गत, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस VaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये तीनों प्रदान करता है। यानी कि जो सर्विस बेस्ड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तीन होते हैं, IaaS, PaaS और SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये तीनों प्रदान करता है AWS में कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। और बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ देखने को मिल जाती है जिनको आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग में कुल कितने चरण होते हैं? तो यहाँ पर टोटल मिलाकर आपको 4 चरण मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? 4। देख लेते हैं यहाँ पे 4 चरण। जैसे स्ट्रैटेजी फेज हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और गोल एनालाइज करना। प्लानिंग फेज हो जाता है, बजट, डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी और अन्य चीज़ों को मेंटेन करना या प्लान करना। डिप्लॉयमेंट फेज, एप्लीकेशन और सर्विसेज को क्लाउड पर माइग्रेट करना। उसके बाद हो जाता है मॉनिटरिंग, बाद में मेंटेनेंस चलते रहता, मैनेजमेंट। तो ये 4 फेज हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लानिंग के। नेक्स्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग प्लानिंग के अंतर्गत जो है सही स्ट्रैटेजी बनाना, बजट, सिक्योरिटी, स्मूथ डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए। इसके अलावा क्लाउड प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट इफिशियंसी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसमें फ्रंट एंड का उदाहरण कौन सा है? फ्रंट एंड मैंने बताया इतना, जो भी आपका वेब ब्राउज़र होता है या जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो सब फ्रंट एंड में आ जाते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ब्राउज़र। ब्राउज़र ही एक प्रकार का फ्रंट एंड है जो क्लाइंट साइड हो जाता है। ठीक है, जिसमें हम जो क्लाउड है वो सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ बाकी विकल्प में तो आप देखोगे बैकएंड में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अटैक है? तो देखिए फिशिंग साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम से रिलेटेड है। SQL इंजेक्शन भी वेबसाइट पर अटैक की जाती है। पासवर्ड अटैक भी यहाँ देखने को मिल जाता है। तो तीनों सही है, बोले तो ऑल ऑफ द अबव, डी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि सब जो है साइबर अटैक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो फेक ईमेल, फेक वेबसाइट का काम किस में होता है? फिशिंग। SQL इंजेक्शन, ये मैलिशियस कोड डाल देते हैं अनऑथराइज एक्सेस करके। पासवर्ड अटैक बोले तो जो ब्रूट फोर्स है, डिक्शनरी अटैक है, ये सारी चीज़ें, क्रेडेंशियल सब स्टफिंग है, ये सारे ऑप्शन कहाँ मिल जाते हैं आपको? पासवर्ड अटैक के अंतर्गत।
फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, इनको आप एक बार पढ़ लेना, ये हमने पहले भी पढ़ लिए हैं। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में बैक एंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में बैक एंड का प्रयोग किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। इसका मतलब है डी राइट आंसर है, सर्विस प्रोवाइडर। बैक एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए उपयोग किया जाता है और फ्रंट एंड जो है यूज़र को सारी चीज़ें जो चीज़ें रहती है वो दिखाने के लिए, ठीक है। बैक एंड मतलब एक प्रकार से सर्वर्स है, डेटा स्टोरेज है, डेटाबेस है, विजुअलाइजेशन है। सर्विस प्रोवाइडर अमेजन वेब सर्विस, एजूर है, गूगल क्लाउड है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में बैक एंड और फ्रंट एंड किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? तो बैक एंड जो है जो सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रंट एंड मतलब जो यूज़र पास है, दोनों बीच में जुड़े रहेंगे नेटवर्क के माध्यम से। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नेटवर्क। यहाँ पे देख लेना आप। इसके अलावा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज़र्स को कितने प्रकार की सेवाएं दी जाती है? वही सिंपल सी बात है, सेवाएं होती है 3 प्रकार की। देखिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो जाती है, एक हो जाती है सॉफ्टवेयर बेस्ड, ठीक है, एक हो जाती है आपकी कौन सी? प्लेटफॉर्म बेस्ड। तो देखिए यहाँ पे मिल जाती 3, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। 3 प्रकार की सर्विस जो हमने पहले भी देखे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड, जिसके अंतर्गत वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग सभी मिल जाते हैं। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोले तो डेवलपमेंट जो है डिप्लॉयमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना, जैसे गूगल ऐप इंजन। और सॉफ्टवेयर बोले तो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे साइबर सुरक्षा क्या है भाई? प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट मालवेयर, मतलब जो आपका मालवेयर मैलिसियस सॉफ्टवेयर होता है उससे सुरक्षा करना, बिल्कुल सही। प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट साइबर टेररिस्ट, बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट सिस्टम फ्रॉम साइबर अटैक, वे भी सही है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, डी राइट आंसर है, जो सभी चीज़ों से सुरक्षा करता है। साइबर सिक्योरिटी टेक्निक में फायरवॉल आ जाती है, एनक्रिप्शन आ जाता है, फिर हो जाता है इंस्टेंशन डिटेक्शन सिस्टम हो जाता है, उसके बाद है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन। और एक और चीज़ ध्यान रखना, साइबर के अंतर्गत, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत CIA आ जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और एवेलेबिलिटी। तो ये देखने को मिल जाती है CIA ट्रायंगल। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी का घटक है? तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, डेटाबेस, ये तो नहीं है। यहाँ पर अटैक्स जो है साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत देखने को मिल जाता है, अटैक से सुरक्षा, ठीक है। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट मिल जाता है साइबर स्पेस शब्द किसने विकसित किया? तो साइबर स्पेस जो शब्द है वो विकसित किया विलियम गिब्सन ने, बी राइट आंसर है। और यहाँ 1982 में अपनी शॉर्ट स्टोरी बर्निंग क्रोम में पहली बार साइबर स्पेस शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया था। और बाद में उन्होंने नोवेल जो है न्यूरोमैंसर 1984 में इसे लोकप्रिय बना दिया। साइबर स्पेस का अर्थ क्या होता है? इंटरकनेक्टेड डिजिटल एनवायरनमेंट, जहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क और वर्चुअल कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मालवेयर नहीं है, मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो वायरस, ट्रोजन है, एंटीवायरस यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, वॉर्म भी है, वायरस भी है। तो इसका मतलब एंटीवायरस इससे इन सब से लड़ने के लिए काम करता है, तो ये मेलवेयर नहीं है, बी राइट आंसर है। और एंटीवायरस आप देख सकते हैं बहुत सारे जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो प्रोवाइड करता है, जैसे विंडोज़ के अंतर्गत रियल टाइम जो आपका प्रोटेक्शन है वो देखने को मिल जाता है विंडोज़ के अंतर्गत। मालवेयर स्टैंड्स फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे भी हमने देखे थे मैलिशियस सॉफ्टवेयर, सी राइट आंसर है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख लेना सारी चीज़ें हमने जो है पीछे भी पढ़ ली हैं, तो आप एक बार पढ़ना है PDF को। DSM का पूरा नाम क्या है? DSM मतलब हो जाता है, आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी, बोले तो बी राइट आंसर है। DSM मतलब एक प्रकार से जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर नोड एक शेयर्ड मेमोरी स्पेस का उपयोग करते हैं, उसे DSM बोल देते हैं। नेक्स्ट है HTML5 में डॉक टाइप टैग का सही प्रारूप क्या है? तो डॉक टाइप लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन के साथ में, इसका मतलब राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट है HTML पेज को पढ़ने और प्रदर्शित करने के लिए, भाई पढ़ने और प्रदर्शित करने के लिए तो वेब ब्राउज़र ही लगेगा ना, वेब ब्राउज़र, बोले तो सी राइट आंसर है, ठीक है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आप देखोगे मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो कौन से होते हैं? तो देखिए iOS चलता है मैक में, मतलब जो एप्पल है, एंड्रॉयड भी चलता है, कई कई टैबलेट में आपका विंडोज़ भी चलेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सरफेस बुक है उसमें आपका विंडोज़ चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं टैबलेट के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है लाइनेक्स कर्नल किसने विकसित किया? तो लिनस टोरवेल्ट ने विकसित किया, बी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेगी, जैसे इन्वेंटर जो 1991 में फिनलैंड में इन्होंने बनाया था। सी लैंग्वेज का मतलब एक प्रकार से लैंग्वेज जो है सी मुख्य रूप से लाइसेंस GPL के अंतर्गत, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत मिल जाता है, और फर्स्ट रिलीज 0.02 था 1991 में।
ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट, एंटिटी को दर्शाया जाता है रेक्टेंगल से, ठीक है। एट्रीब्यूट को दर्शाया जाता है सर्कल से, इस प्रकार से ओवल से, और आपका रिलेशनशिप को दर्शाया जाता है डायमंड से। तो यहाँ पे अभी राइट आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एंटिटी सेट रेक्टेंगल से, एट्रीब्यूट को इलिप्स है, रिलेशनशिप को डायमंड से, प्राइमरी की को एलिप्स विद अंडरलाइन से, ठीक। इस प्रकार आप देख सकते हैं, एलिप्स से विद अंडरलाइन से, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जीयूआई किन दो मध्य मतलब किन दो के मध्य इंटरफेस के रूप में काम करता है। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या यूज़र। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यूज़र हम हो गए और कंप्यूटर दोनों के मध्य जीयूआई काम कर लेता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर भी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ई कॉमर्स से संबंधित है। तो अमेजन भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इनके बारे में आप देख लेना, हमने पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ईडीआई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, बोले तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रोग्राम किसने विकसित किया। तो पावर पॉइंट प्रोग्राम जो है आपका रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन ने विकसित किया। तो डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, 1987 में इन्होंने विकसित किया था। उसके बाद में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर कर लिया और इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा बना दिया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पावर पॉइंट कब ऑफर किया गया। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पावर पॉइंट है 1990 में देखने को मिल जाता है, ठीक है। 1987 में मैकिन्टोश के लिए बनाया गया था, पर बाद में 1990 में विंडोज़ के लिए इसको बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, कौन सी की जो है टेबल के बीच में संबंध को दर्शाती है। तो ये जो की है वो मिल जाती है फॉरेन की। देखिए प्राइमरी की तो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, पर वही प्राइमरी की दूसरे टेबल से जुड़ जाए तो वो बन जाती है फॉरेन की। तो फॉरेन की रिलेशनशिप को दर्शाने का काम कर लेती है। नेक्स्ट आप देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट का चार्ट जो रहता है, जो कि ग्राफिकल एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, उसका अवयव नहीं है। तो यहाँ आप देखोगे लीजेंट होता है, जो आपके आइकॉन दिखते हैं कलर वाले, एक्सिस भी होता है, एक्स बाय एक्सिस और एक्स एक्सिस, सीरीज भी होती है, पर बैंड डायग्राम यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। बैंड डायग्राम तो रीजनिंग में ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन है, एक्सिस है, लीजेंट है, चार्ट टाइटल, ग्रिड लाइन, पर बेन डायग्राम आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का एक हिस्सा है, ना कि चार्ट का। तो इस प्रकार हमने जो आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है उसके क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो आप उसको कमेंट बताते रहिए। जैसे भी आपको क्लास लगती सारी चीज़ें मुझे कमेंट करते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।